एक परग्रही अंतरिक्ष यान जब अपने ग्रह पर वापस लौटा तो उसके स्वागत के लिए चौक में परग्रही दैत्य जमा हो गए। किसी को भी अंदाजा नहीं था कि अब तबाही आने वाली है। उस यान में डेविड मौजूद था, इंसानों द्वारा बनाया गया एक कृत्रिम मानव। अचानक एक खतरनाक जैव रासायनिक हथियार छोड़ा गया। वो डीएनए जैसी बनावट में नीचे की ओर बहता हुआ पल भर में पूरे आसमान पर छा गया। दैत्यों ने भागने की कोशिश की, लेकिन तब तक काला पदार्थ जमीन तक पहुंच चुका था। कुछ ही सेकंड में सब कुछ निगल लिया गया। इस तरह डेविड ने उस ग्रह पर मौजूद सभी दैत्यों का पूरी तरह सफाया कर दिया। 10 साल बाद कोवेनेंट नाम का एक मानव उपनिवेशीकरण जहाज उसी ग्रह के पास दिखाई दिया। जहाज में 15 क्रू मेंबर, 2000 कॉलोनिस्ट और 140 भ्रूण मौजूद थे। उनका असली टारगेट ओरिजिनेटर 6 था, एक ऐसा ग्रह जिसे इंसानों की बसाहट के लिए चुना गया था। सफर बहुत लंबा होने वाला था, इसलिए पूरा क्रू क्रायो स्लीप में चला गया। सिर्फ बायोनिक इंसानों की नई पीढ़ी का एंड्रॉयड वॉल्टर ही जहाज को संभालने के लिए जाग रहा था। एक दिन जहाज को स्टार्ट करने की तैयारी के दौरान वॉल्टर का सामना एक बेहद दुर्लभ सोलर फ्लेयर से हुआ। जबरदस्त एनर्जी ब्लास्ट ने पूरे जहाज को हिला दिया। हालात ऐसे बन गए कि वॉल्टर को सभी सोए हुए क्रू मेंबर्स को जबरदस्ती जगाना पड़ा। दुर्भाग्य से कप्तान की जान नहीं बच सकी। उनके क्रायो चैम्बर में खराबी आ गई थी और उनका शरीर जलकर राख हो गया। हालात संभालने के बाद वाइस कैप्टन क्रिस को मजबूरी में कप्तान की जिम्मेदारी संभालनी पड़ी। दुखी होने का वक्त नहीं था। क्रिस ने तुरंत क्रू को डैमेज हुए सोलर पैनल की मरम्मत के लिए भेजा। किस्मत अच्छी थी, बस एक स्टील केबल टूटी हुई थी जिसे बदलकर और सही जगह खींचकर ठीक किया जा सकता था। वापसी के दौरान एक क्रू मेंबर को एक अजीब सा सिग्नल मिला। जहाज के एआई से जांच करने पर सब हैरान रह गए। वो सिग्नल एक इंसानी गाना था। इसका मतलब साफ था, कहीं न कहीं कोई इंसान मौजूद था। सिग्नल को ट्रेस करने पर पता चला कि वो एक पुराने अनजान ग्रह से आ रहा था। वो ग्रह धरती जितना ही रहने लायक था, बल्कि ओरिजिनेटर 6 से भी बेहतर लग रहा था। वहाँ पहुँचने में सिर्फ कुछ हफ्ते लगते, जबकि ओरिजिनेटर 6 अभी भी 7 साल से ज्यादा दूर था। इतनी बेहतरीन कंडीशंस देखकर क्रू के बीच बहस शुरू हो गई। शायद यही ग्रह बेहतर ऑप्शन था। कप्तान की मौत अपनी आंखों से देखने के बाद कोई भी दोबारा क्रायो स्लीप में नहीं जाना चाहता था। थोड़ी चर्चा के बाद सभी ने मिलकर फैसला लिया कि वे पुरानी योजना छोड़कर इस नए ग्रह की तरफ जाएंगे। कुछ हफ्तों बाद जहाज उस ग्रह की ऑर्बिट में पहुंच गया। सेफ्टी के लिए कप्तान ने एक छोटा सा दल शटल में भेजा ताकि पहले हालात चेक किए जा सके। बादलों को पार करते वक्त खराब मौसम मिला, लेकिन हल्की टर्बुलेंस के बाद सामने जो नजारा था वो हैरान कर देने वाला था। चारों तरफ बेहद खूबसूरत प्राकृतिक नजारे फैले हुए थे। सिग्नल की लोकेशन पर पहुंचते ही शटल आसानी से एक झील की सतह पर लैंड हो गया। एआई ने कंफर्म किया कि हवा बिल्कुल साफ और सांस लेने लायक थी। बिना किसी सुरक्षा सूट के एक्सप्लोरेशन टीम बाहर निकली। पायलट फेरिस लैंडिंग गियर की मरम्मत के लिए पीछे रुक गई। साफ था, यह ग्रह इंसानों के रहने के लिए पूरी तरह फिट था। थोड़ी ही देर में उन्हें इंसानी मौजूदगी के निशान मिले, ऐसे खेत जैसे गेहूं जानबूझकर उगाया गया हो। टीम सिग्नल की दिशा में आगे बढ़ती रही। रास्ते में जियोलॉजिस्ट करेन ने लोकल इकोसिस्टम स्टडी करने का फैसला किया। उसकी सुरक्षा के लिए सोल्जर वार्ड उसके साथ रुक गया, जबकि बाकी लोग आगे बढ़ गए। लेकिन एक बात सबको अजीब लग रही थी, इतनी खूबसूरती के बावजूद कहीं कोई जानवर नजर नहीं आ रहा था। आखिरकार जब वे एक उजड़े हुए जंगल के पास पहुंचे तो उन्हें सिग्नल की असली जगह मिल गई और वहीं उनके सामने एक परग्रही अंतरिक्ष यान खड़ा था। नेल्सन ने गुस्से में बॉस को धमकी दी, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। लेकिन गुस्सा ठंडा होने के बाद जब वो बॉस के ऑफिस में गया तो बॉस पहले से ही मरा पड़ा था और एक चाकू उसकी गर्दन में धंसा हुआ था। नेल्सन इतना घबरा गया कि उसने गलती से वो चाकू बाहर खींच लिया। अब चाकू पर उसके फिंगरप्रिंट थे और वो खून से लथपथ था। डर के मारे वो बाहर भागा और चिल्लाया, कोई मदद करो। लेकिन सबने उसे ही कातिल समझकर चिल्लाना शुरू कर दिया। नेल्सन को लगा कि अब कोई यकीन नहीं करेगा कि वो बेगुनाह है, इसीलिए उसने वहाँ से भागना ही ठीक समझा। लेकिन इतने में पुलिस आ चुकी थी। उन्हें चकमा देने के लिए उसने नाक पर रुमाल रखा और नाक से खून बहने का नाटक करने लगा। वो अभी पुलिस से बचकर निकला ही था कि सीधा वेंटिलेशन से भाग रहे असली कातिल से टकरा गया। नेल्सन भागते हुए एक पुल पर पहुंचा और सबूत मिटाने के लिए चाकू नदी में फेंक दिया, लेकिन वो चाकू सीधे नीचे जा रही पुलिस की पेट्रोलिंग बोट पर जा गिरा। अब उसे यकीन हो गया कि वो पुलिस की वांटेड लिस्ट में आ चुका है, जबकि पुलिस असल में सीसीटीवी फुटेज देखकर असली कातिल को ढूंढ रही थी। मगर नेल्सन अपनी ही दुनिया में वांटेड बन चुका था। वो आधी रात कचरे के डिब्बे में छिपा रहा और जब पैसे निकालने एटीएम गया तो तभी उसे याद आया कि एटीएम में कैमरा होता है। डर के मारे उसने एटीएम कार्ड और पहचान पत्र डस्टबिन में फेंक दिए और जेब में बचे सिर्फ $36 लेकर मैक्सिको भागने का फैसला किया। वो बस स्टॉप पहुंचा और टिकट वाले से पूछा, $36 में मैं कितनी दूर जा सकता हूँ? टिकट वाले ने पैसों के साथ साथ उसकी महंगी घड़ी भी ठग ली और बदले में उसे आधे रास्ते का टिकट पूरा कहकर बेच दिया। नेल्सन को लगा कि वो अब सेफ है कि तभी उधर असली कातिल भी एक जीप चुराकर मैक्सिको जा रहा था। रास्ते में इत्तेफाकर से कातिल ने नेल्सन को बस में देख लिया। उसे लगा नेल्सन कोई अंडरकवर एजेंट है जो शुरू से उसका पीछा कर रहा है। डर के मारे उसने स्पीड बढ़ाई और भाग गया, जबकि नेल्सन तो बस खिड़की में अपना चेहरा देख रहा था। कुछ देर बाद ड्राइवर ने उसे सुनसान जंगल में उतरने का कहा और जब नेल्सन ने पूछा, ये मैक्सिको है? तो ड्राइवर ने कहा, नहीं, मैक्सिको तो अभी वहाँ से 500 किलोमीटर दूर है। उधर कातिल ने रेडियो ब्रॉडकास्ट में सुना कि पुलिस इस चोरी की हुई जीप को ढूंढ रही है, जिस कारण उसे जीप को बीच जंगल ही छोड़ना पड़ा। नेल्सन जंगल में भटक रहा था कि तभी
उसे वही लावारिस जीप खड़ी मिली जिसे कातिल छोड़कर गया था। नेल्सन ने सोचा किस्मत खुल गई। वो जीप लेकर एक मोटल पहुंचा और एक फर्जी नाम से कमरा बुक कर लिया, लेकिन मालिक को उस पर शक हो गया और उसने तुरंत पुलिस को फोन कर दिया। अपने कमरे में पहुंचकर नेल्सन ने जब उस चोरी की जीप की न्यूज़ेस देखी तो वो गुस्से में दीवार पर सिर पटकने लगा। मजे की बात यह थी कि कातिल जो बगल वाले कमरे में था ने समझ लिया कि नेल्सन दीवार ठोकर उसे सिग्नल दे रहा है कि तुम्हारा खेल खत्म। तभी पुलिस ने होटल घेर लिया। नेल्सन को लगा वो पकड़ा गया है तो वो सिर पर तौलिया लपेटकर भागने लगा, मगर मालिक ने राज खोल दिया। पुलिस ने उसे पकड़ा नहीं क्योंकि उसका हुलिया कातिल से मैच नहीं हो रहा था। नेल्सन जो अभी भी खुद को मुजरिम समझ रहा था, पुलिस का ध्यान भटकाने के लिए चिल्लाया, असली कातिल वो रहा। यह देख बगल के कमरे में छिपा असली कातिल घबरा गया। उसे लगा नेल्सन उसे पुलिस के हवाले कर रहा है। उसने डरकर फायरिंग शुरू कर दी। गोलियों की आवाज सुनकर वो झिग-जैग करके भागने लगा और जान बचाने के लिए साथ जा रही मालगाड़ी पर छलांग लगा दी।